अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 2.5। उसका नाम क्या है? डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे लिविंग ऑर्गेनिज्म में डोमेन क्या होती है। लेकिन उससे पहले जैसा कि मैं आप लोगों को बता देती हूँ आपने तैयार कैसे करना है इस टॉपिक को। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये टॉपिक जो है 2.5 आपके चैप्टर नंबर 2 का डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये आज से पहले तो किसी बुक में था ही नहीं। जो आपकी प्रीवियस 9th क्लास की जो बुक्स थी उनमें भी ये टॉपिक नहीं था। इस टॉपिक को अभी आपकी नए सिलेबस में, इस नई बुक में ऐड किया गया है, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट और इसकी बातें तो बहुत कब की हैं। 1990s में इस पे वर्क होना शुरू हो गया था और 1977 में इसको सिस्टम में शामिल कर दिया गया था और आई थिंक सो 2012 में इसको मतलब कंफर्म हो गया था। लेकिन अब जो आपकी जो है कि हमारे पास ये 2025 की नई बुक्स आई हैं तो उसमें क्या है कि इस टॉपिक को शामिल कर दिया गया है और आपकी ये आप देख भी रहे हैं किस तरीके से ये सारा हमारे पास यहाँ तक डिटेल में आ गया है। और अब बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। तो आप लोगों के पास वैसे इस चैप्टर में और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जो पहले अगर आपका किया जाए, एनालिसिस किया जाए तो उसमें 15 साल से 10-12 साल से वो लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। बट ये नया टॉपिक है तो हो सकता है कि इस बार एग्जामिनर आपसे यही सवाल पूछ ले, तो 60% चांस है आपके पास कि आपका ये लॉन्ग सवाल आएगा। बट ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। जिस तरीके से मैं आप लोगों को करवाऊंगी, हर पॉइंट, हर कॉन्सेप्ट, हर चीज़, हर वर्ड, हर मीनिंग क्लियर करेंगे। उसके बाद आपको ये नया टॉपिक, ये नई चीज़ जो है बिल्कुल आसान लगेगी और बिल्कुल भी इसमें कोई मुश्किल आप लोगों को पेश नहीं आएगी। सबसे पहले ज़रा नाम को क्लियर करते हैं कि जिस तरह नाम क्लियर हो उतना ही हमें आगे जाके टॉपिक अच्छे से समझ आता है। तो पहले ज़रा देखिए हमारे पास है डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास क्या होते हैं? जानदार होते हैं ना। हम अगर अपनी बात करें, ह्यूमन बींग्स, हम एक जानदार हैं, एनिमल्स जानदार हैं, प्लांट्स जानदार हैं, छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी पता नहीं मेरे हाथ पे कितने होंगे, तो वो भी सारे हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ही आते हैं। अब साथ में आया है डोमेन। ठीक है, डोमेन क्या होती है अब ये मैं आपको बता देती हूँ। बल्कि पहले भी बहुत बारी हम टॉपिक में लफ्ज़ यूज़ करते आए हैं, बट आज हमारा टॉपिक का मेन थीम है तो इसको ज़रा ज़्यादा अच्छे से क्लियर कर देती हूँ। डोमेन जो हमारे पास है ये होता है ना टेक्सोनोमिक रैंक। टेक्सोनोमिक रैंक में सबसे पहले नंबर पर आता है। किस तरीके से, ज़रा यहाँ देखें, साथ साथ देखते जाएँ, साथ साथ समझते जाएँ। ये देखें टेक्सोनोमिक रैंक, सात होते हैं इसमें टोटल। किस तरीके से सात होते हैं? पहले किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जेनस, फिर स्पीशीज़। ये सात होते हैं। अब देखें इन सबको काट गया है, इन सब से ऊपर आ गया है डोमेन। बाद में आया है ना, जो चीज़ें बाद में इन्वेंट होती हैं वो पिछली चीज़ों को काट के ऊपर ही चली जाती हैं, वो ऊपर निकल जाती हैं। अब ये हमारे पास है डोमेन। आप अगर दूसरे लफ्ज़ों में, मैं आपको पहला लफ्ज़ तो मैंने आपको ये बताया कि टेक्सोनोमिक रैंक में सबसे पहले नंबर पर आने वाली चीज़ डोमेन होती है। ठीक हो गया। इसके साथ अगर मैं आपको मज़ीद सादे अल्फाज में बताऊँ ना, सादा सिंपल वर्ड्स में बताऊँ, तो आप इसको हाईएस्ट और लार्जेस्ट किंगडम भी कह सकते हैं। किंगडम से बड़ा है ना, आप इसको लार्जेस्ट या फिर हाईएस्ट किंगडम भी कह सकते हैं। मज़ीद सिंपल करके बताऊँ डोमेन क्या होता है तो वो भी बता देती हूँ आप लोगों को। डोमेन हमारे पास कोई कैटेगरी होती है, कोई ग्रुप होता है। आप कंसिडर करें अ बिग फैमिली कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ इंडिविजुअल्स, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। एक बहुत बड़ा खानदान है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं हर लिहाज से डिफरेंट होंगे। हाइट के लिहाज से डिफरेंट होंगे, कलर के लिहाज से डिफरेंट होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स के लिहाज से डिफरेंट होंगे, नेचर के लिहाज से डिफरेंट होंगे। तो आप समझें कि डोमेन क्या है? एक मेन ग्रुप है और बाकी उसके सारे सब ग्रुप्स हैं। ठीक है ना। ये डोमेन क्या है? ये एक हाईएस्ट किंगडम है, एक बहुत बड़ी चीज़ है। और बाकी इसके सारे, ये समझ लें, ग्रुप है और बाकी सारे इसके सब ग्रुप्स हैं। एक फैमिली, एक ग्रुप है, उसके अंदर रहने वाले बाकी सारे जो उसके अंदर रहने वाले सारे लोग हैं, ठीक है, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, वो सारे उसका सब ग्रुप बन जाते हैं। इसी तरीके से आपने डोमेन को याद रखना है कि डोमेन में इस तरीके से बाकी चीज़ें हम फर्दर देखते हैं और इस तरीके से बाकी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो अब हम बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं अपने किसका, टॉपिक का। आज के क्या है वो टॉपिक हमारे पास है डोमेन आर्किया। अब देखना पहली लाइन में आपको वो कह रहा है कि द फॉलोइंग द दर्ज झैल, ठीक है, जो नीचे हमारे पास आगे दी गई हैं वो आप अभी आगे देखेंगे, डिटेल में भी आपको करवाऊंगी कि वो द फॉलोइंग आर द मेन करेक्टरिस्टिक्स, जो नीचे झैल में दी गई हैं, दर्ज झैल में दी गई हैं, आर द मेन, अहम करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं, किसकी? डोमेन्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की। 3 डोमेन है। ये देखें किस तरीके से 3 डोमेन है, यही आप आगे नाम भी देखेंगे। ये देख लें, ये हमारे पास है डोमेन 3 है, पहली, दूसरी, तीसरी। पहली हमारे पास जो फर्स्ट वाली है वो डोमेन आर्किया है। क्या बोलेंगे आप इसको? आर्किया। यहाँ से ना सी के की आवाज़ निकालेगा, डोमेन आर्किया। सेकंड पर डोमेन बैक्टीरिया, थर्ड पर डोमेन यूकैरिया। ये तीनों ही हम आज के इस लेक्चर में देखेंगे। यही हमारी 3 डोमेन्स हैं। ये लाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोगों को क्यों नहीं ज़रूरत है कि जब आप नाम करेंगे, डिटेल में पढ़ लेंगे तो फिर इस लाइन की वैल्यू नहीं रहती, ख़त्म हो जाती है। ये करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर लॉन्ग क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ जाए तो आपने क्या लिखना है, सबसे पहले आप अपने हेडिंग देंगे ना टॉपिक की, डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसके बाद फिर आप लिख देंगे कि ये हमारे पास क्या होती हैं, डोमेन होती हैं 3, 1 2 3, फिर 1 जो आपने एक्सप्लेन करनी होगी, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट डोमेन आर्किया है तो हम इसका नाम लिख के आप अपना एक्सप्लेन करना शुरू कर देंगे जिस तरीके से आपका टॉपिक होगा। तो अब ज़रा देखें यहाँ पर क्या है कि दीज आर द मोस्ट प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन द अर्थ, ये अर्थ पर बहुत ज़्यादा प्रीमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, यही तो मतलब है, डोमेन का आपको ऊपर क्लियर कर दिया। और आर्किया जो हमारे पास होते हैं ना, आर्किया हमारे पास बेसिकली होते हैं प्रीमिटिव, पिछले, पुराने, एंशियंट भी कहते हैं, ठीक है, पी मीन पिछले, पी मीन पुराने, प्रीमिटिव बहुत पहले के, पुराने हो गए हैं अब ये, ठीक है। तो अब देखें यहाँ पर क्या है कि दीज आर द मोस्ट प्रीमिटिव ऑर्गेनिज्म ऑन द अर्थ, ज़मीन पर, वही ज़मीन जिस पर हम रहते हैं उसी ज़मीन पर ये जानदार बहुत ज़्यादा पुराने हैं, बहुत ज़्यादा प्रीमिटिव हैं। दे आर द प्रोकैरियोट्स, ये प्रोकैरियोट्स हैं। यहाँ पे देखा आप लोगों ने प्रीमिटिव आया, अब यहाँ पर क्या आया है, प्रोकैरियोट्स, ये जानदार हमारे पास क्या है, ये प्रोकैरियोट्स है। प्रोकैरियोट्स क्या होते हैं, प्रोकैरियोट्स भी पुराने, ये जहाँ पे पी आए ना बस आप याद रख लें, पुराने, पिछले। किस तरीके से, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें, न्यूक्लियस नहीं होता इनमें। और आगे देखिए, बट देयर सेल वॉल डज नॉट कंटेन पेप्टाइडोग्लाइकिन, लेकिन जो इनकी सेल वॉल होती है उसके पास पेप्टाइडोग्लाइकिन नहीं होता, फिर क्या होता है उसके पास, बट इज़ मेड अप ऑफ वेरियस पॉलीपेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स, वो पॉलीपेप्टाइड्स की बनी होती है, प्रोटीन्स की बनी होती है। पूरी लाइन को ज़रा समझें, समझाती हूँ आपको किस तरीके से। ये प्रोकैरियोट्स है, डोमेन आर्किया। प्रोकैरियोट्स का मतलब है ना, ये पिछले हैं, पुराने हैं। क्यों पुराने पिछले हैं भाई, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस कितना रोल प्ले कर रहा है, हम अपनी बात करें ना, अगर हमारे अंदर या कोई भी लिविंग जानदार सेल है तो उसके अंदर जो हमारे पास न्यूक्लियस होता है वो मेन रोल प्ले करता है, ठीक है, पूरे सेल को कंट्रोल करता है। किस तरीके से कंट्रोल करता है, जैसे हमारे अंदर ब्रेन है ना, हमारा ब्रेन हमें कंट्रोल कर रहा है, हमें सारा बताता है, अब खाने का टाइम है, अब पढ़ने का टाइम है, अब सोने का टाइम है, अब स्कूल जाने का टाइम है, सब कुछ हमें हमारा दिमाग ही बताता है ना। इसी तरीके से ये इसीलिए ये पुराने हो गए हैं, ये पीछे रह गए हैं। इनके पास क्या नहीं था, न्यूक्लियस नहीं था, इतने अच्छे नहीं थे। इसके बाद आगे यूकैरिया आ गया ना, उसमें मज़ीद आगे डेवलपमेंट होती गई, और यहाँ तक के बाद 5 किंगडम क्लासिफिकेशन पर आपकी बुक में है, वो भी हम आगे जाके देखेंगे। उसके साथ क्या बताया गया कि इनकी जो सेल वॉल है ना, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, बल्कि किसकी होती है, पॉलीपेप्टाइड्स की होती है, और साथ में प्रोटीन्स की होती है। यहाँ देखें, जब मैंने आपको बताया कि डोमेन आर्किया जो हमारे पास है, इसमें पहली बात तो यह है कि बहुत प्रीमिटिव है, पिछले पुराने, दोनों का एक ही मतलब है, सेम वर्ड्स हैं, मतलब भी एक ही है इनका। ये प्रोकैरियोट्स का मतलब आपको बता दिया, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। उसके साथ यहाँ पे ना लफ्ज़ आया है पेप्टाइडोग्लाइकन का, क्या मतलब है यहाँ पर, जहाँ पर यह भी आया है कि जो इसकी सेल वॉल है ना, वो पेप्टाइडोग्लाइकन की क्रॉस लगाया है मैंने, कि पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती है, फिर किसकी होती है, किसकी होती है, पॉलीपेप्टाइड्स की होती है, प्लस प्रोटीन की होती है। जरा यहाँ मतलब भी क्लियर कर लेना, पेप्टाइडोग्लाइकन लफ्ज़ आया है, पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है, तो ये देखें, ये ना पेप्टाइडोग्लाइकन 2 लफ्ज़ों से मिलके बना है, एक ग्लाइकन और एक पेप्टाइडो, ठीक है। ये ग्लाइकन का जो लफ्ज़ है ना, ये ग्लूकोज से निकला है, ठीक है, ग्लूकोज जिसको हम शुगर भी कहते हैं, ठीक है। अक्सर आपके घर में भी वो कुछ बोटल्स होती हैं, उनके ऊपर ग्लूकोज लिखा हुआ होता है, वो शुगर ही होता है, या उसका पाउडर होता है। अब हमारे पास ये क्या है, ये पेप्टाइडो लफ्ज़ पेप्टाइड से निकला है। पेप्टाइड क्या होता है, ठीक है, जहाँ पर भी बायो में जब भी ग्लाइकन आए समझ आइएगा ग्लूकोज है, बायो में जब भी पेप्टाइड का लफ्ज़ आए, पेप्टाइडो का लफ्ज़ आए, समझ आइएगा यहाँ पेप्टाइड है। कौन सा पेप्टाइड है, पेप्टाइड क्या होता है, पेप्टाइड बेसिकली हमारे पास लॉन्ग चेन्स होती हैं भाई। किसकी चेन्स होती हैं, अमाइनो एसिड की चेन्स होती हैं। अमाइनो एसिड क्या होते हैं, सिंपल प्रोटीन, ये नेल्स प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ठीक है, ठीक है, हमारे हेयर्स प्रोटीन के बने होते हैं, वही प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है, ठीक है, वही प्रोटीन अमाइनो एसिड से मिलके बनी होती है। आगे मज़ीद नहीं जाते सोर्स की तरफ, जो हमारे पास दूध, अंडे वगैरह इसका सोर्स होते हैं। तो उसके बाद क्या है कि ये हमारी जो हमारा आर्की बैक्टीरिया है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये इसकी सेल वॉल पॉलीपेप्टाइड की बनी होती है, प्रोटीन की। कंफ्यूज नहीं हो जाना भाई, अब पॉलीपेप्टाइड की भी बनी हुई है और प्रोटीन की भी बनी हुई है। बेसिकली ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये प्रोटीन जो है ना, ये इसी पेप्टाइड से मिलकर बनी होती है। ऐसे पेप्टाइड की ऐसे एक चेन बनती है ना, ऐसे चेन। अब चेन कैसे बनती है ये मैं आप लोगों को बता देती हूँ ज़रा। कंसिडर करें अ नेकलेस इन बीड्स। एक नेकलेस है मेरे पास, ये समझ लीजिए, ये ठीक है, मैंने खुद ही बनाया था। इसको ज़रा देख लें, ये एक नेकलेस है, ठीक है, ऐसे समझ लें ये क्या है। कंसिडर 2 मिनट सपोज कर लें, ये क्या है, एक नेकलेस है। इसमें ऐसे 1 बाय 1 देखें 2 कलर्स के क्या लगे हुए हैं, बीड्स लगे हुए हैं इसके अंदर। और इस तरीके से क्या है कि हमारे पास बिल्कुल प्रोटीन भी इसी तरीके से जो हमारे पास पेप्टाइड्स की चेन से मिलकर बनी होती है, ऐसे बिल्कुल
वन बाय वन इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, लाइक यू सी लाइक दिस अ नेकलेस इन द फॉर्म ऑफ बीड्स, वन बाय वन ऐसे चेन बनी होती है, इसी को चेन कहते हैं। और इसी से मिलने से हमारे पास क्या बनते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। एक ही चीज़ें हैं, दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला कॉन्सेप्ट आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। अब जरा नेक्स्ट लाइन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो ना यहाँ पर हमारे पास क्या था कि लफ्ज़ आया था किसका, हमारे पास लफ्ज़ आया था सेल वॉल का। ये आगे देखें ना, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन भी आएगा, यहीं पे बता देती हूँ, बड़ा फ़ायदा होगा आपका यहीं पे सुनने से। ये देखें, सेल वॉल होती है आउटर लेयर, आउटर लेयर क्या, सबसे ऊपर वाली लेयर। सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, अंदर वाली लेयर, यानी कि सेल वॉल के भी अंदर पाई जाती है, इनर लेयर होती है, ठीक है ना। अब हमने यहाँ पर बात की है अभी जस्ट सेल वॉल की। यही कहा है कि आर्की, जो हमारे पास आर्किया बैक्टीरिया होते हैं, इनके अंदर सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती है। फिर किसकी होती है, फिर किसकी होती है, पॉलीपेप्टाइड्स की होती है और प्रोटीन्स की होती है। एक ही चीज़ें हैं, प्रोटीन पॉलीपेप्टाइड से ही मिलकर बनती है। पोली का मतलब होता है मैनी, केमिस्ट्री पढ़े हैं, बायो पढ़े हैं, लफ्ज़ पोली आ गया है, बस समझ लें मैनी। बहुत ज़्यादा चीज़ों की बात हो रही है यहाँ पे, मैंने आपको लिख कर भी बताया था कि पोली का मतलब होता है मैनी, ठीक है। तो इस पर जितना कॉन्सेप्ट था वो आपको मैंने क्लियर कर दिया, बेसिकली हमारी इन 3 लाइन्स से रेलिवेंट ही था। उसके बाद आगे देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि देयर आर RNA, RNA का मतलब हुआ हमारे पास राइबोसोमल RNA रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। किसकी बात हो रही है, इसी की बात हो रही है, आर्किया की। ये जो आर्किया है इसके अंदर पाया जाता है RNA, राइबोसोमल RNA, RNA पाया जाता है। वो रिजेंबल करता है किससे, यूकैरियोट्स से। यूकैरियोट्स क्या होते हैं, ये प्रोकैरियोट्स से बाद में आने वाले, ठीक है। इनको ठीक नहीं मानते, इनको पुराना मानते हैं, इनको ठीक मानते हैं। यू जब भी बायो में आएगा ना, समझ लीजिएगा बस ये सही है। EU जहाँ पर भी आए इसका मतलब समझ लीजिएगा ये चीज़ ट्रू है। आगे देखेंगे भी सही, आगे इसको आपको प्रूव भी हो जाएगा अगले टॉपिक के अंदर। तो इसको ना यहाँ पे वही वहाँ पे समझ लीजिएगा कि भाई ये चीज़ अब यहाँ पर ठीक है। देन टू बैक्टीरिया, ये ना इससे यूकैरियोट से रिजेंबल करते हैं, बैक्टीरिया से रिजेंबल कोई नहीं करते हैं। देयर सेल मेम्ब्रेन, वहीं भी आपको बताया था सेल वॉल आउटर लेयर, सेल मेम्ब्रेन इनर लेयर होती है, मतलब कि सेल वॉल के अंदर पाई जाती है। एक और बात आपको बता दूं, हमारे पास जो है ना, हमारे पास ये नहीं होती, ठीक है। हमारे पास सेल वॉल नहीं होती है, सेल वॉल हमारे पास आउटर लेयर होती है, हमारे पास एक लेयर ही होती है सेल मेम्ब्रेन। एनिमल्स के पास भी नहीं होती, ठीक है, हमारे पास भी नहीं होती, एनिमल्स के पास भी नहीं होती, सिर्फ प्लांट्स के पास होती है। ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, जैसे ये बैक्टीरिया, आर्की बैक्टीरिया वगैरह हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे थे कि जो सेल वॉल होती है ना, उसके पास क्या होता है, विच कंटेन्स द यूनिक लिपिड्स, लिपिड्स होते हैं उसके पास, लिपिड्स होते हैं। अब आप कहेंगे लिपिड्स क्या होते हैं, लिपिड्स वो होते हैं जो पानी में सोलूबल नहीं होते। मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पे लेट्स सपोज समझिए हाथ में थोड़ा सा पानी है, मैं इसमें कोई लिपिड डाल देती हूँ, भाई सोल्व कर करके थकती हूँ, वो तो इसमें सोल्व भी नहीं हो रहा, ठीक है, इसमें तो डिसोल्व भी नहीं हुआ, ऐसा समझ लें, बस उसमें हल नहीं हो रहा। जैसे आप लोग इसको देखें, यानी कि लिपिड्स आप कह सकते हैं कोई फैट है, कोई ऑयल है, विच डज नॉट डिसोल्व इन वाटर। कंसिडर वी हैव अ पोट इन विच लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर एंड वी ऐड द फ्यू ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल, दे नॉट डिसोल्व इन वाटर। आप समझ लें, कभी हमारे आपने घर में देखा होगा कि थोड़ा सा पानी आपने है उसके अंदर, या कोई बोतल है, बेसिकली कोई बोतल है ऑयल वाली, आपने उसमें क्या किया, थोड़ा सा आपने उसमें ऑयल डाल दिया, ठीक है। ऐसे कंसिडर करें कि हमारे पास क्या है कि छोटी सी ये जैसे कोई बोतल है और उसके अंदर क्या था, तेल था, समझ ले भाई तेल वाली बोतल थी, ऑयल वाली बोतल थी, ठीक है, ऑयल वाली बोतल थी, तेल वाली बोतल थी। हमने क्या किया, उसमें उठाकर थोड़ा सा पानी डाल दिया, भाई गलती से डाल दिया, नहीं पता चला, पानी डाल दिया, वो ना उसके ड्रॉपलेट बन जाएंगे। ऑयल तो कभी उसमें ऐसे सेट ही नहीं हो रहा होगा, उसमें डिसोल्व ही नहीं हो रहा होगा, ऑयल एज इट इज़ ही रहेगा, पानी में डिसोल्व नहीं होगा। मैं पानी में नमक डालती हूँ, ऐसे करती हूँ, डिसोल्व हो जाएगा। मैं पानी में चीनी डालती हूँ, ऐसे करती हूँ, डिसोल्व हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक कप में ही पानी लूँ और उसमें 2-3 ड्रॉपलेट्स डाल दूँ, ऐसे करके ऑयल के डाल दूँ, चाहे वो सरसों का तेल डाल दूँ, चाहे मैं उसमें कोई घर में यूज़ होने वाला ऑयल डाल दूँ, वो नहीं डिसोल्व होगा, ऊपर ऐसे फ्लोट करेगा, उसके ऊपर ऐसे तैरेगा, नहीं डिसोल्व होगा। यही बात है, लिपिड्स भी ऐसे ही होते हैं, लिपिड्स यही होते हैं जो पानी में डिसोल्व नहीं होते, इनसोल्युबल होते हैं, विच इनेबल देम, किसको, इनेबल का मतलब होता है काबिल करते हैं, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। कैसे काबिल करते हैं, टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट, कि वो एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में लिव कर सकें, रह सकें। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का मतलब होता है बड़ा ही शदीद किस्म का इन्वायरमेंट, बड़ा ही हार्श इन्वायरमेंट। मतलब हार्श कैसे कि हमारे रहने के लिए ना हमारे पास इतना मुफीद नहीं हो, बल्कि हमें हर तरह से उसके डिसएडवांटेजेस ही हो, हार्मफुल हो हमारे लिए, हार्श हो। उसमें क्या चीज़ें आ जाती हैं, हॉट स्प्रिंग्स आ जाते हैं। हम यहाँ पे जस्ट अपने माइंड में रखिएगा, आर्किया बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, हॉट स्प्रिंग्स। अब ज़रा देखिएगा हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं। हॉट स्प्रिंग होते हैं गर्म पानी के चश्मे। अब गर्म पानी के चश्मे आप कहते होंगे वो कैसे, ऐसे चश्मे, वो चश्मे देखे होंगे, वो जो पहाड़ों से ऐसे पानी निकल रहा होता है, वो चश्मे बह रहे होते हैं। ये ना हॉट स्प्रिंग्स ऐसे चश्मे होते हैं जिसमें टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है, आप समझ लें कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर होता है। कैसे,
ठीक है, कैसे बता देती हूँ आपको। अगर आप समझ लें, आप घर में खड़े हुए हैं, ठीक है, आप अपनी जो फायर प्लेस है, चूल्हा वगैरह है, उसके पास खड़े हुए हैं और आपने एक पैन है, ठीक है, एक कोई भी आप लोगों के पास एक पैन है, कोई बर्तन है, उसमें आपने पानी जो है वो चूल्हे पर रखा हुआ है, चढ़ाया हुआ है, और आप क्या करते हैं, फ्लेम जो है वो ऑन कर देते हैं, ठीक है, चूल्हा चला देते हैं, और वो पानी जो है कुछ टाइम के बाद इतना बॉयल हो जाता है, इतना बॉयल हो जाता है कि उसके बबल्स बन जाते हैं, पानी बॉयल होना शुरू हो जाता है। तब जाके उस पानी का टेम्परेचर कितना होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेकिन ये गर्म पानी के चश्मे, ये हॉट स्प्रिंग्स, इनका टेम्परेचर उसको भी क्रॉस कर गया है भाई, 100 डिग्री सेंटीग्रेड को भी क्रॉस कर जाता है। इतना ज़्यादा गर्म पानी में ऐसे फिंगर डिप करें ना, नहीं डाली जाती भाई, पानी बॉईल हो रहा है, कैसे डालें। पैन को भी हाथ नहीं लगाया जाएगा पानी में, तो फिंगर डिप करना बड़ा आगे का सवाल है। इनका पानी इतना गर्म होता है, हम जैसे बंदे तो इस पानी में नहीं सर्वाइव कर सकते, हर जानदार के लिए मुश्किल होता है। बट ये आर्की जो बैक्टीरिया है हमारे पास, आर्की बैक्टीरिया, ये इस इन्वायरमेंट में इसको रह सकते हैं, इस काबिल होते हैं। लेकिन इनकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके पास ये यूनिकनेस है, ये यूनिक, एक सबसे मुनफरिद, एक अलग करेक्टर है उसका, कि लिपिड्स होते हैं, लिपिड्स उसकी थोड़ी बहुत हेल्प कर रहे होते हैं। सॉल्ट लेक्स होती हैं जिसमें वाटर, जो हमारे पास ऐसी ऐसी वाटर वाली लेक्स होती हैं जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन बड़ी ज़्यादा होती है, जिसमें हमारे पास नमक बड़ा ज़्यादा होता है। ये आमतौर पर हमारे आपको पाकिस्तान में नज़र नहीं आएंगी, ये यूएसए, अमेरिका, ऐसे मुल्कों में बड़ी पाई जाती हैं। ऐसी ऐसी लेक कहते हैं ना झील को, ठीक है, झील को, जैसे झीलें आपने देखी होंगी, ये कलर कहार में भी झील है, बड़ी मशहूर है। इस तरीके से बहुत सारी और भी झीलें हैं, तो हमारे पास ये इस तरीके से आ जाएंगी, विच नेबल्स। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एसिडिक और अल्कलाइन वाटर। अब एसिडिक और अल्कलाइन वाटर ये आप लोगों के लिए नई चीज़ें हैं, बट ये हर जगह आती हैं, ये कहीं पीछा नहीं छोड़ती, ये केमिस्ट्री में भी आ जाती हैं। एसिडिक और अल्कलाइन वाटर थोड़ा सा बता देती हूँ। हमारे पास एसिडिक वाटर क्या होता है, अल्कलाइन वाटर क्या होता है, आपका हमेशा के लिए कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और बार बार आता भी है। तो ज़रा यहाँ देखिए डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं इसका एक सोल्यूशन बना के दिखा देती हूँ भाई। एसिडिक क्या सोल्यूशन, क्या वाटर, एसिडिक वाटर भाई क्या होता है, अल्कलाइन वाटर क्या होता है, ठीक है। आप लोगों के लिए तो नई चीज़ें हैं ना, करते हैं, इसको बता देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा। अब ये देखें, ये मेरे पास क्या है, वाटर है, मैं आपको दिखा भी देती हूँ, देखें बिल्कुल साफ सा, ठीक है, पानी है, इसमें और कोई चीज़ नहीं है, मेरे पास पानी है। अभी मैं आपको बताऊंगी एसिडिक वाटर कैसे बनता है और हमारे पास अल्कलाइन वाटर क्या होता है। तो अब हम क्या करते हैं, इनको एक मैं ग्लास में डाल लेती हूँ, आप यहीं पे थोड़ा सा रुकिए, ठीक है। तो अब हम करते ये है कि इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड कर लेते हैं। बाय मिस्टेक जब मैं आपके इस पहले ग्लास में पानी डाल रही थी तो मेरे से पानी थोड़ा सा बुक पे के ऊपर क्या था, गिर गया था, अभी भी थोड़ा सा गिर गया है, खैर है, बट कोई नहीं। ये देखें, या इसमें डालते वक्त ना मेरे से थोड़ा सा गिर गया था, फिर मैंने बुक का सहारा लिया, भाई बुक गंदी हो जाएगी। ये देखें, अब मैंने क्या किया है, यही वाला पानी जो मेरे पास पानी था, मैंने इन दोनों छोटे छोटे ग्लासेस में डाल लिया है, ठीक है। ये देखें, अभी हम बनाते हैं एक को एसिडिक ऐसे और दूसरे को अल्कलाइन। चलें भाई, ठीक है। तो ये देखें, ये मेरे पास है लेमन, अभी हम लेते हैं लेमन का एक पीस और इसके ज़रिए एक पानी को हम बना लेते हैं एसिडिक। अब ये देखें कि मुझे एक ही भी चाहिए था। अब ये मेरे पास सिंपल वाटर है, ये मैं इसमें क्या डाल रही हूँ, लेमन, ठीक है। ये इसमें लेमन जा रहा है और ये हमारे पास लेमन, ठीक है। उसके बाद अब ये वाटर सिंपल वाटर नहीं रहा है, ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये वाटर सिंपल वाटर नहीं रहा है, अब ये पानी टेस्ट नहीं हम अभी इसको कर सकते, ये खट्टा है, ये एसिडिक है, ठीक है। लेमन भी डाल सकते थे हम, विनेगर भी डाल सकते थे, ठीक है, वो जो सिरका वगैरह हम घर में चीज़ों को गलाने वगैरह के लिए अचार वगैरह में भी यूज़ कर होते हैं, वो भी बहुत सिट्रिक होता है, बहुत खट्टा होता है। तो मैंने यहाँ पर लेमन डाला है। अब ये सादा पानी, ये अभी मेरे पास इस वाले में देखें ना, ये साफ़ पानी पड़ा है, ये अब वो पानी नहीं रहा, ये अब एसिडिक वाटर बन गया। ऐसा ही होता है एसिडिक वाटर, ठीक है, यही आपको एग्जांपल दी है एसिडिक वाटर क्या होता है हमारे पास, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। पहले ना मैंने जो बात की थी वो एसिडिक वाटर की थी, जिसमें मैंने आप लोगों के पास इस तरीके से क्या डाला था, लेमन डाला था पानी के अंदर, इस तरीके से ड्रॉप किया था, तो वो हमारे पास एसिडिक वाटर था। अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ बेसिक जो हमारे पास अल्कलाइन वाटर होता है वो कैसा वाटर होता है। ये मेरे पास है बेकिंग, ये मेरे पास जो है ये आप देख सकते हैं बहुत स्मूथ सा होता है, ये बेकिंग सोडा है। बेकिंग सोडा वो सोडा जो आप घर में यूज़ करते हैं जब कभी चने वगैरह या कोई इस तरह की चीज़ पकाएं जो नहीं गल रही होती, उसको गलाने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अक्सर बाज़ औक़ात हम कोई केक वगैरह घर में बना रहे हो तो उसमें भी इसको यूज़ करते हैं, थोड़ा सा चुटकी इसकी एक चुटकी यूज़ कर रहे होते हैं। केक को आप कम कह लें, उसको स्वेल करने के लिए, उससे ज़्यादा बोटा सा हो जाता है, ठीक है, उसमें ख़मीर उठाने के लिए हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं। तो अब मैं ले लेती हूँ यहाँ से 1 स्पून इसकी किसकी, हमारा जो है बेकिंग सोडा, इसको, और इसको मैं डाल देती हूँ इस वाटर के अंदर। पहले ये वाटर था, पहले ये क्या था, पहले ये वाटर था, देखें बबल्स बन रहे हैं, कैसे बबल्स बन रहे हैं इसके। अब मैं आपको दिखाती हूँ
अब ये वाटर सादा वाटर नहीं रहा है, अब ये सिंपल वाटर नहीं है, अब ये मेरे पास अल्कलाइन वाटर है। देखा आप लोगों ने इसके किस तरीके से जो मेरे पास है वो बबल्स बने थे, बिल्कुल ऐसे ही जिस चीज़ में जाता है ना ऐसे ही बबल्स बनाते हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग, इसको मैंने अच्छे से मिक्स भी कर दिया है। अब देखें, ये जो पहला वाटर था, ये जो पहला वाटर देखिए आपको अभी भी इसमें लेमन नज़र आ रहा होगा, ये मेरे पास एसिडिक वाटर था। अब जो मेरे पास वाटर है, दिस इज़ अल्कलाइन वाटर, दिस वन इज़ एसिडिक वाटर एंड दैट्स वन इज़ अल्कलाइन वाटर। सो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिडिक एंड अल्कलाइन। ठीक है, तो ये हमारे पास दो वाटर है। दिस वन इज़, ये जो है ये एसिडिक वाटर है क्योंकि मैंने इसमें लेमन ऐड किया था। इसमें लेमन ऐड करके सादा पानी था मेरे पास, मैंने लेमन ऐड करके इसको एसिडिक बना दिया। ये जो वाला जो ये वाला वाटर है मेरे पास, ये मेरे पास कौन सा वाटर था, ये मेरे पास सादा पानी था। इसमें मैंने बेकिंग सोडा डाला है और इसको मैंने कर दिया है क्या बना दिया मैंने इसको अल्कलाइन, और इस वाटर को मैंने बना दिया है एसिडिक। ये सिंपल सा आप लोगों के पास होता है एसिडिक वाटर, ये होता है हमारे पास बेसिक वाटर। यही बात की जा रही है, वहाँ पर भी कुछ एसिडिक में होता है वाटर, ठीक है, कुछ हमारे पास होता है अल्कलाइन वाटर। तो आई होप सो ये वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया होगा और हमेशा के लिए याद भी रहेगा आपको। अब हम इस बुक को हटा देते हैं क्योंकि मैंने इसका सहारा लिया था, आपको पढ़ाना था, और बुक जो है वो क्या हो जाती, वो गंदी ना हो जाए। तो चलें ज़रा अब नेक्स्ट लाइन की बात कर लेते हैं। सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी, सॉरी बल्कि यहाँ से हमारी ये लाइन थी, हाउ एवर, जबकि, हाउ एवर का मतलब होता है जबकि, ताहम, के, दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट। मोर कॉमन, हम कहते हैं ना ये चीज़ बड़ी बड़ी कॉमन है, कॉमन है, आम हो गई है, अब तो ये कॉमन हो गई, अब तो ये आम हो गई है। तो कुछ जो है ना वो बड़े कॉमन इन्वायरमेंट में भी रहते हैं। कौन रहते हैं? आर्किया। कौन रहते हैं? आर्किया। कॉमन इन्वायरमेंट में, अब कॉमन इन्वायरमेंट हमारे पास सॉइल है और ओशंस है। अब आप कहेंगे भाई ओशन कोई कॉमन इन्वायरमेंट है? कॉमन ही है ना, कैसे कॉमन है? एज़ कम्पेयर टू हॉट स्प्रिंग्स, एज़ कम्पेयर टू सॉल्ट लेक्स, एज़ कम्पेयर टू एसिडिक और अल्कलाइन वाटर। हमारे पास एक सादा सादा मिट्टी और सादा समुद्र का पानी तो फिर कॉमन ही हुआ ना इनके, इस लिहाज से। इस लाइन से ज़रा रिलेट करें कि उनकी जो सेल मेम्ब्रेन थी जिसमें लिपिड्स थे, जिसको यूनिक बनाती है इन चीज़ों में सर्वाइव करने की, इन चीज़ों में वो सर्वाइव कर सके ऐसी जगहों पर, हॉट स्प्रिंग्स और सॉल्ट लेक्स में। लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि वो तो एग्जिस्ट कर सकते हैं कॉमन इन्वायरमेंट में भी। जी बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं। कैसे? ये देखें, मैंने ना यहाँ पर बनाई है, एक फ़िश बनाई है। अब ये मछली है, ठीक है, ये मछली जो है ये आप समझ लीजिए पानी बनाया है मैंने, ठीक है, ये समुद्र के पानी में रह रही है। अब कोई बंदा चाहता है वो इस मछली को समुद्र के पानी से भाई बाहर निकालता है, और जो नॉर्मल पानी होता है ना, चाहे वो किसी नॉर्मल पानी का मतलब है, चाहे उन्होंने खुद से कोई तालाब वगैरह बनाया हुआ है मछलियों को रखने का, या कोई सादा सा जो है हमारे पास दरिया का। देखिए दरिया और समुद्र के पानी में बड़ा फ़र्क होता है, वैसे भी दरिया और समुद्र में बड़ा फ़र्क होता है, उनके पानी में भी बहुत फ़र्क होता है। समुद्र का पानी जो होता है ना मैरीन का, वो बहुत ज़्यादा साल्टी और बहुत ज़्यादा खारी पानी होता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये वही मछली, ऐसे समझे ये एक ही मछली है जो पहले समुद्र के पानी में थी, उस बंदे ने क्या किया, इसको निकाल के नॉर्मल पानी में डाल दिया तो वहाँ पे भी सर्वाइव कर गई, इसको कोई असर नहीं हुआ, ठीक है ना, इसकी कोई डेथ हुई है, ये मरी वगैरह कोई नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक सलामत है। और क्या है कि इसका हैबिटेट चेंज हुआ है, ये समुद्र के पानी से नॉर्मल वाटर में आई है, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यही बात है, यही तो वो समझाना चाह रहा है यहाँ पर कि ये आर्की बैक्टीरिया, ठीक है, आर्की बैक्टीरिया जो हॉट स्प्रिंग, सॉल्ट लेक, एसिडिक और अल्कलाइन वाटर में थे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमारे पास कॉमन इन्वायरमेंट में, सॉइल में या ओशन वगैरह में रहे। समझ आ गई बात? जैसे एक पौधा है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक पौधा है वो सहरा में लगता है, हमें वो पौधा पसंद आ गया है, हम सहरा में नहीं रहते, सहराई इलाकों में नहीं रहते, जो थल वगैरह के इलाके होते हैं उनमें नहीं रहते, हम उस पौधे को उठा के ले आते हैं, भाई हमें पसंद आ गया है, बड़ा खूबसूरत सा, बहुत प्रिटी है, हम क्या करें, उसको घर में आके अपने किसी पोट में लगा दें, वो पौधा वहाँ पर भी लग जाए, ठीक है। उसकी उसकी खसूसियत तो उसकी जो कहते हैं कि करेक्टरिस्टिक थी, वो यही थी ना कि वो तो भाई सहराई पौधा है, वो तो सहरा में रेत के टीलों पर ही उगेगा, लेकिन आपके पास आम मिट्टी में उग गया है भाई। यही बात थी इसकी, यही है, ये इन जगहों पे भी रहता है, इधर भी इस भी रहता है। जैसे मछली की एग्जांपल दी, मछली उसमें आप कहें कि समुद्र के पानी में रहती है, लेकिन नॉर्मल वाटर में भी आके उसने जिंदा है, वो वहाँ पर भी सर्वाइव कर गई है। तो ये मकसद था इन लाइनों को आपस में रिलेट करके अच्छे से और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने का। इन 3-4 लाइनों का एक ही मतलब है, सिंपल सा, जो आपको क्लियर कर दिया है। अच्छा, उसके बाद क्या है कि सम आर्किया ऑब्टेन्ड एनर्जी, कुछ जो है वो ऑब्टेन का मतलब होता है हासिल करते हैं एनर्जी, तवानाई, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब आपके लिए इनऑर्गेनिक भी नया लफ्ज़ है, आपके लिए इनऑर्गेनिक भी। इनऑर्गेनिक का मतलब होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन को बस निकाल दें, नाम ही नहीं लेना आप लोगों ने, कार्बन और हाइड्रोजन का, ऐसे कार्बन और हाइड्रोजन का बिल्कुल यहाँ पे जिक्र नहीं करना। कंपाउंड्स सच एज सल्फर एंड अमोनिया, ये एनर्जी हासिल करते हैं, ये एनर्जी हासिल करते हैं किससे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से, ऑर्गेनिक से नहीं करते, ये याद रखिएगा। ऑर्गेनिक लिख देंगे तो फिर गलत,
इनऑर्गेनिक, ये एनर्जी हासिल करते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक वही ना जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। भाई कौन से हैं, पता भी तो हो ना भाई। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बता देते हैं आपको कि वो मैं आपको बता रही हूँ कि सल्फर है और अमोनिया है, सल्फर है और अमोनिया। यहाँ पे देखें ज़रा फार्मूले से क्लियर कर दे, ठीक है। यहाँ पर देखें, ऑब्टेन्ड एनर्जी इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक से एनर्जी लेते हैं। इनऑर्गेनिक जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। अभी आपको एग्जांपल भी बता दी है मैंने, यहाँ पर बुक में भी थी कि सल्फर और अमोनिया, ये अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपके माइंड में ये सवाल भी तो आएगा ना कि भाई अभी तो ये कह रही है कि इनऑर्गेनिक जो है ये इनऑर्गेनिक से एनर्जी हासिल करते हैं, उनमें कार्बन हाइड्रोजन कोई नहीं होती। मैंने खुद ही क्रॉस लगाया, कार्बन हाइड्रोजन नहीं होती। भाई हाइड्रोजन में तो अमोनिया में तो हाइड्रोजन आ गया। भाई ये तो फिर गलत कह रही हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये इनऑर्गेनिक जो मतलब है ना, यहाँ पर ये मैं आपको ज़रा क्लियर करती हूँ अच्छे तरीके से, किस तरीके से कि ये इनऑर्गेनिक से एनर्जी जो है वो हासिल किससे करते हैं, इनऑर्गेनिक से एनर्जी हासिल करते हैं, लेकिन हमारे पास जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता। बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन ऑर्गेनिक में आता है, ठीक है। ये आगे सेकेंडरी में आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी रोला सुनते होंगे आपको बहन भाई, ठीक है। आपके जो कोई बहन वगैरह, आपका भाई, आपके कोई रिश्तेदार जाने वाले कहते होंगे भाई मुझे जो है ना ऑर्गेनिक बड़ी मुश्किल लगती है, मुझे ऑर्गेनिक आसान लगती है, इनऑर्गेनिक मुश्किल लगती है। वो असल में यही खिचपिच होती है रिएक्शंस की। तो ना यहाँ पर ज़रा देखें, अगर हम बात करें ना कि ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं इनऑर्गेनिक से, इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं होता, एग्जाम्पल सल्फर और अमोनिया है, ऐसे नहीं होता, ऐसे नहीं होता। कार्बन की लंबी चेन है, चेन के साथ हर तरफ से हाइड्रोजन उसको बाउंड किया हुआ। देखिए इधर ऊपर से नीचे से साइड बाय साइड हर तरीके से कार्बन को हाइड्रोजन ऐसे ऐसे ना जकड़ा हुआ है, उसको बंद किया हुआ है। तो ये मतलब है यहाँ पे तो सिर्फ हाइड्रोजन है, फिर कार्बन क्यों नहीं आया? फिर कार्बन को भी होना चाहिए ना, होना चाहिए था ना, तब ये ऑर्गेनिक होते। तो इस वजह से ये इनऑर्गेनिक है। अमोनिया में जो हाइड्रोजन है ये हमारे पास ऑर्गेनिक नहीं है, ये इनऑर्गेनिक है और यही इनकी एनर्जी का सोर्स है। तो आई होप सो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का, सिंपल सा मतलब है। ऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन आते हैं, इनऑर्गेनिक में कार्बन और हाइड्रोजन नहीं आते। मैंने क्रॉस भी आप लोगों के लिए यहाँ पर लगा दिया था। अब आपकी जब माइंड में, इसीलिए ये यहाँ पे क्लियर किया था कि ये सवाल आए कि भाई ये कह रही है हाइड्रोजन होता, तो भाई यहाँ पे तो अमोनिया में हाइड्रोजन आ गया, कैसे आया? आपको बता दिया है कि हाइड्रोजन की भी शर्त है, हाइड्रोजन की शर्त है कि वो कार्बन के साथ आए। कैसे आए? कार्बन के साथ चेन में आए, ऐसे ऐसे चेन बनी हो। जब आप जाएंगे ना इनऑर्गेनिक, ये जो आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब आप लोग पढ़े होंगे तो वहाँ ऐसे ही होगा, लाइंस लगी होंगी रिएक्शंस की, ऐसे ही बहुत लंबे लंबे, तो भी कुछ भी नहीं है, 10 की ऐसे ऐसे 7 8 की लाइन्स लगी होती हैं। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना है। बस ये याद रख लीजिएगा, इनऑर्गेनिक साथ में सल्फर और अमोनिया, ये इनफ होगा आप लोगों के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर किया है, ठीक है। अच्छा, अगली बात यहाँ पे ये लिखी हुई है कि जो हमारे पास कुछ होते हैं ना, देयर अदर ग्रुप्स। अब अदर ग्रुप्स, अब यहाँ पे उन्होंने अदर ग्रुप लिखा है, लेकिन अदर ग्रुप्स से यहाँ पे उनका मतलब है हेलो बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं, ठीक है। जो उनके अदर ग्रुप्स हैं इसी के आर्किया के, वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं बट डू नॉट प्रोड्यूस ऑक्सीजन। अजीब बात है ना, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन भी नहीं दे रहे। कैसे? प्लांट्स के साथ बात करें ना, पौधे का फोटोसिंथेसिस करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्या करते हैं? हमें ऑक्सीजन देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर निकालते हैं वो खुद यूज़ करते हैं, अपनी खुराक तैयार करते हैं लाइट की प्रेजेंस में। बट इनका काम देखिए, निराला ही काम कर रहे हैं ना, वैसे अनोखा ही है। फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, ऑक्सीजन कोई नहीं दे रहे, ठीक है। तो यही वो सारी पॉइंट्स थे। यहाँ पर ये भी एक पॉइंट आया था कि इनका जो आरएनए जो होता है ना, आरएनए सॉरी, राइबोसोमल आरएनए, वो यूकैरियोट से रिजेंबल करता है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया। और उसके बाद ये कॉमन इन्वायरमेंट, और ये सारा आपको मैंने बता दिया। अब नेक्स्ट पेज टर्न कर लेते हैं। ये देखें यहाँ पर क्या है कि देयर इज़ वन किंगडम इन डोमेन आर्किया। हम शुरू से भाई एक ही चीज़ को डिस्कस कर रहे थे, डोमेन आर्किया, चेंज हो गया लफ्ज़, किंगडम कह दिया उन्होंने उसको। क्या किंगडम कहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आर्की बैक्टीरिया का नाम दिया है, आर्की बैक्टीरिया इज़ द किंगडम। जब हम जस्ट डोमेन में हम जस्ट आर्किया की बात कर रहे थे, हमने देखा था शुरू में जब मैंने आपको बताया था कि हम इस लेक्चर में क्या देखेंगे, डोमेन आर्किया देखेंगे। अब बात डोमेन से आगे की निकल आई है, क्या आ गया है? किंगडम आ गया है। क्या नाम दे दिया गया उसको? आर्की बैक्टीरिया का क्या मतलब होता है इसका वैसे? एंशियंट प्रिमिटिव बैक्टीरिया, पिछला पुराना, ठीक है। एग्जाम्पल्स दे दिए, बड़ी एग्जाम्पल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। आपसे जस्ट 2 मार्क्स के क्वेश्चन में ना, यहाँ पर इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से कीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल जरूर पेपर वाला आपसे पूछ लेता है कि आर्की जो हमारे पास है ना, ठीक है, जो आर्की बैक्टीरिया या आर्किया बैक्टीरिया, उसकी एग्जाम्पल दे। तो एग्जाम्पल बड़ी इसकी आसान सी है। सबसे पहली एग्जाम्पल हमारे पास है मिथेनोजिन्स। मिथेनोजिन्स लफ्ज़ किससे निकला है? एम, मीथेन, मिथेनोजिन्स, मीथेन, ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, मीथेन, ठीक है। मीथेन CH4 इसका फार्मूला होता है, एक गैस होती है, मीथेन एक गैस होती है, ठीक है। ये आमतौर पर आपके जो सुई गैस वाले चूल्हे वगैरह नहीं होते, उसमें भी पाई जाती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ देयर मैकेनिज्म, ये ऐसा बाय प्रोडक्ट होती है, एज अ बाय प्रोडक्ट होती है ऑफ देयर मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या होता है? ठीक है, मैकेनिज्म कोई भी प्रोसेस होता है,
ये फर्स्ट लेक्चर में भी आप कमेंट्स वगैरह करके पूछ रहे थे कि मैम मैकेनिज्म क्या होता है। यहाँ पे बड़े अच्छे से क्लियर कर देती हूँ आपका कॉन्सेप्ट, ये वाला मैकेनिज्म। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई आपको। मैकेनिज्म एक प्रोसेस होता है, भाई कैसा प्रोसेस होता है ये भी तो पता हो ना आप लोगों को। ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म जानदार कन्वर्ट करते हैं एनर्जी इंटू न्यूट्रिएंट्स। एनर्जी इंटू न्यूट्रिएंट्स। कोई भी हम डायरेक्ट फॉर्म में एनर्जी नहीं लेते। अपनी बात करें ना, हम कोई डायरेक्ट एनर्जी ले लेते हैं? नहीं, ऐसा कभी नहीं हुआ। हम एनर्जी न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में लेते हैं। ठीक है, हम वो देखें आजकल तो बल्कि मार्केट्स वगैरह में ऐसे डिब्बे मिल रहे हैं बाकायदा न्यूट्रिएंट्स जिसमें फिल हुए, जैसे इंश्योर वगैरह, वो सारा न्यूट्रिएंट डाइट है ना, फुल न्यूट्रिएंट्स हैं उसमें। तो एनर्जी के भी तरीके होते हैं भाई। एनर्जी हम डायरेक्ट नहीं ले सकते, इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर्म में लेते हैं हम एनर्जी। हमें एनर्जी न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में, और वही मैकेनिज्म एक ऐसा प्रोसेस होता है। मैकेनिज्म भी तो यही प्रोसेस है जो कन्वर्ट करता है एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स में। हमें भी न्यूट्रिएंट्स ही चाहिए होते हैं, हर प्लांट्स वगैरह को भी एनर्जी नहीं चाहिए होती, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं जो ज़मीन से, सोइल से उनको मिलते हैं, मिट्टी से मिलते हैं। हमसे ज़्यादा पाए जाते हैं मिट्टी में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है हेलोफाइल्स। ठीक है, हेलो जो हमारे पास यहाँ पे हेलोफाइल्स का आया है, ये मतलब क्या होता है इसका मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके क्लियर करती हूँ, बल्कि इसी अभी थोड़ी सी 2-3 लाइन में। फाउंड इन एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट। ये साल्टी इन्वायरमेंट में पाई जाती है, मतलब ऐसा इन्वायरमेंट जिसमें नमक वगैरह जो होता है ना, साल्ट वगैरह, वो उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है। उसके बाद है थर्मोफाइल्स होते हैं ये गर्म, हॉट स्प्रिंग्स। थर्म का मतलब ही होता है हीट। उसके बाद है एसिडोफाइल्स होते हैं जो फाउंड पाए जाते हैं हमारे पास एक्सट्रीमली एसिडिक इन्वायरमेंट में, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक इन्वायरमेंट में। किस तरीके से, यहाँ पर मैंने आप लोगों की लिख भी दी है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास था मिथेनोजेंस, उसके बाद है फॉइल्स। ये फॉइल्स का लफ्ज़ भाई जहाँ पर भी आया इसका मतलब होता है लविंग। जब आपने हेलोफाइल्स की बात की ना, तो ये साल्ट में रहते हैं भाई। क्या हमारे पास किस में रहते होते हैं? साल्ट में रहते होते हैं, साल्ट लविंग है। थर्मोफाइल्स, ये हमारे पास थर्म का मतलब होता है हीट। हीट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी के चश्मों में रह रहे होते हैं, मतलब हीट लविंग होते हैं, इसलिए वहाँ पे रह रहे होते हैं ना। एसिडोफाइल्स एसिडिक इन्वायरमेंट में रह रहे होते हैं, मतलब एसिडोफाइल्स का मतलब होता है लविंग। ये एसिड लविंग होते हैं, इसलिए एसिडिक इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट। देखने में थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू दीज टू, ये थोड़ा सा आपके लिए लेंथी था, लेकिन इसमें बातें कोई नहीं है, बातें इसमें बड़ी सिंपल सी हैं। यहाँ पर भी मैंने जब आप लोगों को बताया था तो हमने क्या देखा इसके अंदर, सबसे पहले बात आपने ये याद रखी है, बस ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। पहली लाइन में यही है ना, ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये प्रीमिटिव होते हैं। उसके साथ साथ जो इनकी सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती है, असूलन होनी चाहिए वैसे पेप्टाइडोग्लाइकन की। यहाँ पर खुद ही इन्होंने नाम दिया ना इसको, यहाँ पर देखें इन्होंने खुद ही इसको नाम दिया ना, किंगडम आर्की बैक्टीरिया का नाम दे दिया गया है इसको। और बैक्टीरिया की ये शर्त है, बैक्टीरिया के लिए ये शर्त है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की होनी चाहिए। पेप्टाइडोग्लाइकन या फिर इसको म्यूरिन भी कहते हैं, इसकी होनी चाहिए। बट यहाँ पे तो इसकी थी ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे आपके फर्स्ट टॉपिक में ये बात बताई गई थी कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल जो आउटर लेयर है, ठीक है, सेल वॉल की बात कर रही हूँ, जो आउटर लेयर है वो हमारे पास नहीं होती। किसकी? पेप्टाइडोग्लाइकन की। फिर किसकी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स की। किसकी होती है? और प्रोटीन्स की होती है। फिर यहाँ पे थोड़ा सा सेल मेम्ब्रेन का जिक्र आया था कि जो सेल मेम्ब्रेन जो अंदर वाली लेयर होती है उसमें लिपिड्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे लिखा भी था, ऑयल्स होता है, फैट्स होते हैं, इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, ये डिसोल्व नहीं हो रहे होते हमारे पास। तो ये थोड़ा सा उसको एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में ना थोड़ा सा प्रोटेक्ट करते हैं, उसके लिए हेल्पफुल होते हैं। एक्सट्रीम इन्वायरमेंट आपके सामने रखा, एसिडिक होता है हमारे पास, अल्कलाइन होता है, साल्टी होता है, उसके साथ साथ हमारे पास होते हैं हॉट स्प्रिंग्स वगैरह होते हैं। ये सारी चीज़ें इसके बाद आ गई। उसके बाद जब हमने इसी टॉपिक में फिर हमने ये भी देखा था कि जो हमारे पास RNA है, राइबोसोमल RNA, ये बहुत ज़्यादा रिजेंबल करता है यूकैरियोट से एज़ कम्पेयर टू बैक्टीरिया की निस्बत जो ज़्यादा है ये इनसे रिजेंबल कर रहा होता है यूकैरियोट से, इसके अंदर पाया जाने वाला RNA, राइबोसोमल RNA। उसके बाद आपने ये भी देखा फिर ये एग्जिस्ट करते हैं कॉमन इन्वायरमेंट में, सॉइल वगैरह पे भी। ज़रूरी नहीं है ये हॉट स्प्रिंग्स वगैरह में ही रहते हों, ये आमतौर पर ये मिट्टी वगैरह और समुद्र वगैरह में रह लेते हैं। फिर आपने बात की कि इनकी एनर्जी का जो सोर्स है वो इनऑर्गेनिक होता है। वो क्या होता है हमारे पास? इनका एनर्जी का सोर्स क्या है कि ये जो अपनी एनर्जी होती है ना, ये जो आर्किया हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, ये एनर्जी जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन से नहीं लेते, ऑर्गेनिक से नहीं लेते, बल्कि किससे लेते हैं? इनऑर्गेनिक से लेते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक से लेते हैं। और इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या होता है? सल्फर, अमोनिया वगैरह। इन दोनों से बेसिकली एनर्जी, ये MCQs में भी पूछा जाएगा आपसे कि एनर्जी का सोर्स इनका क्या है, तो आपने देखना है कि सल्फर और अमोनिया आर द एनर्जी सोर्स ऑफ दीज कंपाउंड। आप इसलिए यही याद रखिएगा कि इनका एनर्जी ऑब्टेन हासिल करने का जो सोर्स है वो इनऑर्गेनिक है, सल्फर और अमोनिया है। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिखा था कार्बन हाइड्रोजन की चेन है ना, तो ये ऑर्गेनिक है, ये चीज़ इनमें नहीं होती, इसलिए तो इनऑर्गेनिक कहलाते हैं। हाइड्रोजन है, मौजूद है, लेकिन कौन सा? कार्बन की चेन की फॉर्म में। ठीक है, अगर मैं आपको अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाऊँ, मैं यहाँ पे ड्रा करके दिखा देती हूँ आपको किस तरीके से। तो चलें जी, ये देखें, आपके आसानी के लिए अमोनिया का स्ट्रक्चर भी ड्रा कर दिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू सी देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक एंड द इनऑर्गेनिक. This is the structure of inorganic and this is the structure of organic. So you know what is the difference between these two structures? Yes, there is a huge difference between two structures because there is a carbon chain along with hydrogen atoms. There is no chain of carbon, there is just nitrogen with two lone pairs.
attached with 3 hydrogen. So this is the difference between organic and inorganic. That's one is organic and the other one is inorganic. But you know and you talk about in this topic just inorganic, means to say that ammonia and sulfर का सिंपल एक ही होता है, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों ने कहा था कि कुछ ग्रुप्स जिसमें मैंने आपको कहा था, लेट्स सपोज हम बात करते हैं, हमारे पास वैसे हेलो बैक्टीरिया होते हैं जो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बट कोई फ़ायदा नहीं होता, ऑक्सीजन नहीं देते, ठीक है। फिर इसको किंगडम आर्की बैक्टीरिया का नाम दे दिया गया। फिर कुछ एग्जांपल्स थी आप लोगों के पास, ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ये मैं आप लोगों को बता रही हूँ शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, इसको अच्छे से देख लीजिएगा। मिथेनोजिन्स, हेलोफाइल्स, थर्मोफाइल्स और उसके बाद एसिडोफाइल्स। तो इसको ना आप लोग अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए देख लीजिए। फिर यहाँ पे थोड़ा सा मैकेनिज्म का इसमें मिथेनोजेंस में यूज़ हुआ था, वो आपको बता दिया था कब ये प्रोसेस होता है, किस तरीके से एनर्जी को न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो ये था हमारा सारे का सारा टॉपिक विच इज़ आर्चिया बैक्टीरिया। देखने में बड़ा आपको लग रहा था भाई इस पेज पर भी 5-4 लाइनें हैं, इस पेज पर भी इतना ज़्यादा, यहाँ पर भी आप लोगों के पास ये वाला टॉपिक दिया गया था, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं था। अभी आपको बताया कुछ भी नहीं है इसके अंदर, बड़ा ही आसान से समझिएगा और फ़ौरन से याद हो जाएगा आपको, बस समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। तो चलें भाई, बारी आ गई आखिरकार इसकी टॉपिक नंबर 2 की, डोमेन बैक्टीरिया की, ठीक है। डोमेन आपको पहले बता कि आयु हमारे पास टैक्सोनॉमिक रैंक में सबसे ऊपर होता है, किंगडम से भी बड़ा होता है। और बैक्टीरिया भी आप देख चुके हैं, वो पुराने बैक्टीरिया थे, इनको दूसरे लफ्ज़ों में सही मायनों में सही बैक्टीरिया माना जाता है। असल मायनों में इसको सही बैक्टीरिया, उसको भाई गलत बैक्टीरिया, पुराने बैक्टीरिया मान लेते हैं ना, ये उसके बाद आने वाले हैं इस तरीके से। अब देखिए क्या है कि दिस डोमेन, ये डोमेन कंटेन्स करती है बैक्टीरिया को और साइनोबैक्टीरिया को। साइनोबैक्टीरिया जो होते हैं ना, प्लांट लाइक्स होते हैं, फोटोसिंथेसिस भी कर रहे होते हैं। यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये देखिए साइनोबैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस इसलिए करते हैं ना, प्लांट लाइक है, प्लांट ही फोटोसिंथेसिस करते हैं। लेकिन साइनो जो यहाँ पे लफ्ज़ हुआ है ना, साइनो उसका मतलब होता है ब्लू, और यहाँ पर जो बैक्टीरिया है इसका मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये ब्लू कलर के छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते थे। फिर इसको ना ब्लू ग्रीन एल्जी भी लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई ये तो ब्लू कलर के होते हैं ना, इसको तो हम ब्लू ग्रीन एल्जी कह देंगे, बट वो पुरानी बात थी, लेकिन ये असल में एल्जी नहीं होती, ठीक है, ये एल्जी नहीं होती, ये बैक्टीरिया ही होते हैं, ये अभी याद रखिएगा आप लोग। अच्छा नेक्स्ट देखिए अगली लाइन में क्या है कि दे आर प्रोकैरियोट्स, वो भी प्रोकैरियोट्स है भाई, लो जी, ये भी प्रोकैरियोट्स हैं, बैक्टीरिया जो हुए असल में दोनों, तो इस वजह से ये भी क्या है, प्रोकैरियोट्स हैं, मतलब इनमें भी न्यूक्लियस नहीं होता, पहले आने वाले हैं। द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन, इनकी जो सेल वॉल होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की बनी होती है। जबकि हमने जब पहले बात की थी डोमेन आर्किया की, तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती, होनी चाहिए थी ना, असल बैक्टीरिया की होती है। देखें आ गया ना डोमेन बैक्टीरिया, और वही बात आ गई ना कि सेल वॉल किसकी होती है, पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है। इसको दूसरे लफ्ज़ों में म्यूरिन भी कहते हैं, बट आप पेप्टाइडोग्लाइकन ही याद रखिएगा, उसकी बनी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन का जिक्र नहीं आया, वो जस्ट आर्किया के अंदर ही है। दे आर फाउंड इन ऑल इन्वायरमेंट्स, कि हर तरह के इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। अब ये भी देखिएगा कि यहाँ पे कोई एक्सट्रीम इन्वायरमेंट भी नहीं आया, कोई हार्श इन्वायरमेंट नहीं आया, जैसे हॉट स्प्रिंग्स वो साल्टी वगैरह, लेक्स वगैरह, वो जिक्र नहीं आया इसमें। ये हर तरह के इन्वायरमेंट में, हर माहौल में पाए जाते हैं, हर लिहाज से ढल जाने वाले हैं, इंक्लूडिंग मतलब कैसे वाकई में ढल जाने वाले हैं ना, हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे हाथों में भी न जाने पता नहीं कितने बैक्टीरिया होंगे, कहीं पर नहीं बख्शते, ये हर जगह पाए जाते हैं, पता नहीं कितनी ज़्यादा तादाद में, ठीक है, थाउजेंड्स की तादाद में होते हैं, इंक्लूडिंग सॉइल, वाटर, एयर एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स। देखिए मिट्टी में भी आ गए, ठीक है, पानी में भी आ गए, हवा में भी आ गए, तो फिर हमारे अंदर तो जाएंगे ही सही ना, हवा में आ गया तो। एंड इन द बॉडीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में पाए जाते हैं, क्या मतलब हमारे अंदर पाए जाते हैं, ठीक है, हमारी इंटेस्टाइन में रह रहे होते हैं, और भी हमें बहुत ज़्यादा बीमारियां भी काज करा रहे होते हैं। बैक्टीरिया हमारे अंदर भी पाए जाते हैं, हमारे आम ये तो नज़र नहीं ना आते, बट हमारी बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में भी पाए जाते हैं बैक्टीरिया। दे आर यूनिसेलुलर, यूनी पहले भी बताया था, बायो में जब भी यूनी का मतलब आए ना, इसका मतलब होता है वन, सेलुलर सेल, एक सेल पर मुश्तमिल होते हैं। मैनी लिव सॉलिटरी, कुछ जो है ना वो सॉलिटरी का मतलब होता है तन्हा, अकेला रहना पसंद करते हैं। ऑल दो, जबकि कुछ जो हैं वो चेन्स की फॉर्म में, क्लस्टर्स की फॉर्म में, कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं। अब चेन्स भाई, चेन्स क्या होती हैं, क्लस्टर्स क्या होते हैं, कॉलोनीज क्या होती हैं, ये बता देती हूँ। चेन, ठीक है, तो हम चैन की बात कर रहे थे ऐसे। ये देखिए अब ये क्या है कि एक के बाद एक अगला अटैच है, देखें ना यहाँ पर, ये देखिएगा ज़रा, ये एक, फिर इसके बाद ये इसके साथ दूसरा अटैचमेंट हुई है, फिर ये तीसरी, फिर ये चौथी, फिर पांचवी, ऐसे चैन्स बनती हैं, ठीक है। ऐसे हमारे पास कोई भी चैन, जैसे मैंने आपको पहले भी एक चैन की एग्जाम्पल दी थी और आपको बताया था, ये देखें हैं दोनों चैन्स ही, ठीक है हमारे पास दोनों के दोनों ही हमारे पास क्या है, चैन है। ये देखिए इसमें ऐसे 1 बाय 1 जो हमारे पास बीड्स हैं वो अटैच हुए हैं, और इसमें थोड़ा इस तरीके से उनका पोर्शन बना हुआ है। देखिए ना, जिसमें जिधर से आपको खाली स्पेस नजर आएगी ना, ऐसे वहीं से हमारे पास हर ऐसा समझिए एक बीट स्टार्ट हो रहा है। इस तरीके से ये चैन्स की फॉर्म में भी रहते हैं। इनका मतलब है कि ऐसे एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, ऐसे इनकी अटैचमेंट हुई होती है, ऐसे जिस तरीके मैंने आपको यहाँ पे दिखाया ना, इस तरीके से इनकी अटैचमेंट हुई होती है, ऐसे 1 बाय 1, जैसे कहते हैं यके बाद दिगरे अटैच हुए होते हैं। कौन? बैक्टीरिया,
क्लस्टर्स, क्लस्टर्स होता है गुच्छा। गुच्छा आप कैसे आपको बताऊं, आप देखा होगा जब हम अगर अंगूरों की बात करें, कैसे अंगूरों ऐसे एक ऊपर से उसकी एक वो टहनी होती है, नीचे पता नहीं कितने अंगूर उसके साथ अटैच होते हैं, मतलब एक गुच्छा ही होता है ना। उसकी बहुत सारी आगे से शाखें होती हैं और एक एक शाख पे बहुत ज़्यादा अंगूर लगे हुए होते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं क्लस्टर्स। कॉलोनीज, कॉलोनीज अब क्या होती हैं, आपने देखा होगा बेसिकली कॉलोनी जो होती है ना, ये हमारे पास आबादी नो भी कहती है, इसको नई आबादी भी कहती है, ठीक है। नई आबादी आपने देखा होगा जहाँ पर आप लोग रहते हैं, सिटी में रहते हैं या आप लोग विलेज वगैरह भी, कॉलोनीज भी कंसिडर होते हैं, तो उसमें क्या होता है, बाकायदा टाउन्स होते हैं, ठीक है। आप देखते होंगे दिन ब दिन नए नए टाउन्स बन रहे हैं, वो कॉलोनीज ही होती हैं। वहाँ पे एक महदूद एक नई आबादी होती है, जो भी आबादी मतलब आबादी हो रही होती है ना, ऐसे ये कॉलोनीज की फॉर्म में रहते हैं, ठीक है। इतनी ज़्यादा तादाद में तो नहीं होती, बट जस्ट इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनी ये लोग रह रहे होते हैं। बैक्टीरिया इस तरीके से रहते हैं। मोस्ट आर हेट्रोट्रॉफिक, कुछ हेट्रोट्रॉफिक है। देखें, हेट्रोट्रॉफिक है। हेट्रोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ, अपनी खुराक को तैयार नहीं कर सकते। हेट्रो का मतलब भी होता है डिफरेंट, ट्रॉफिक का मतलब होता है फूड, ठीक है। ये अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकती, ऑटोट्रोप्स नहीं है प्लांट्स की तरह, ये दूसरों से लेंगे, खुद नहीं बना सकते। बट सम आर क्लोरोफिल एंड कैरी फोटोसिंथेसिस, लेकिन कुछ फोटोसिंथेसिस करते हैं, मतलब क्या होगा, कुछ ऑटोट्रोप्स भी हैं जो फोटोसिंथेसिस करते हैं। ऑटोट्रोप्स ही होते हैं ना, प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं तो हम प्लांट्स को ऑटोट्रोप्स कहते हैं ना। एनिमल्स, हम अपने आप को एनिमल्स कंसिडर करते हैं, हम फोटोसिंथेसिस नहीं करते तो हम अपने आप को हेट्रोट्रॉफ कहते हैं ना। इसी तरीके से जो हमारे पास कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो हेट्रोट्रॉफ होते हैं, सही है, बट कुछ हमारे पास फोटोसिंथेसिस भी करते हैं। क्यों करते हैं वैसे फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल की वजह से, क्लोरोफिल पाया जाता है उनके अंदर, यही वजह होती है उनकी फोटोसिंथेसिस करने की। अच्छा सर आगे देखिएगा कि दिस डोमेन कंटेन्स द किंगडम यू बैक्टीरिया। इसको पहले वाले को हम क्या कह रहे थे, किंगडम, किंगडम कौन सा कह रहे थे, किंगडम आर्ची बैक्टीरिया, इसको हम कहते हैं किंगडम यू बैक्टीरिया। यू का मतलब वही क्या होता है, ट्रू। शुरू में भी बार बार बता रही थी, जब मैं कोई भी चीज़ आपको स्टार्ट में बताती हूँ तो मेरा मकसद ये नहीं होता कि आपको आपके ऊपर और भाई एक्स्ट्रा चीज़ें डाल के कोई बर्डन डाल देना, नहीं, मेरा हरगिज़ ये मकसद नहीं होता। मेरा सिर्फ यही मकसद होता है कि आपके लिए जितने पॉइंट्स बनाऊँ, जितना आसान कर सकूँ अपनी तरफ से, मैं आपको बुक से भी करवा देती हूँ। ये साइड पे इतनी मेहनत से इतना अट्रैक्टिव बनाती हूँ ताकि आपकी अटेंशन इस तरफ रहे और आप हर चीज़ को अच्छे से समझें। जो मेरे बस में होता है, जितना मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा सकती हूँ वो भी करती हूँ, जस्ट फॉर यू, आप लोगों के लिए, कि आप लोगों का हर कॉन्सेप्ट क्लियर हो और अच्छे से समझ आए। ये नहीं है कि आप समझें और समझ भी ना आए, या रट्टा लगा ले, या लफ्ज़ कोई मीनिंग आपका रह जाए, ऐसा नहीं होता। मेरी यही कोशिश होती है कि हर लाइन, हर मीनिंग, हर लाइन को पिछली लाइन से रिलेट करना, फिर उनको पॉइंट्स के फॉर्म में बताना, सिर्फ आपको समझ आए। आपको ऐसे समझे, आप मेरा लेक्चर ये वाला सुन रहे हैं, इसके बाद जस्ट अपनी बुक से ऐसे पढ़े, ऐसे करें, याद हो जाए, ठीक है। लेक्चर तो वही होता है ना, जो आप सुनते इसीलिए हैं कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो, हमें समझ आ जाए, ठीक है। तो ऐसा ही होता है कि आप क्या करते हैं, यहाँ से सुनते हैं लेक्चर, बुक से पढ़ा, भाई वाह सारी समझ आ गई है, बड़ी जल्दी याद हो गया। यही मेरा मकसद भी होता है, इसीलिए लेक्चर थोड़ा सा लेंथी भी हो जाता है, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि इसी लेक्चर में बस ये टाइम आपका लग रहा है, बस लग रहा है, ठीक है, इसके बाद आपको इतना टाइम नहीं देना पड़ेगा, हर चीज़ क्लियर होगी। तो अब हमारे पास जो इसके अंदर अगली लाइन में क्या बताया गया है कि सम बैक्टीरिया कॉज डिजीजेस, कुछ बैक्टीरिया डिजीजेस भी कॉज करते हैं। देखें, करते होंगे ना, हर जगह पाए जाते हैं, कोई जगह तो नहीं बख्श रहे। पानी के अंदर भी होते हैं, हम पानी पीते हैं, हवा में भी होते हैं, हम सांस लेते हैं, मिट्टी में भी होते हैं, उसी में हर चीज़ लगती है, ठीक है। तो ये डिजीजेस कॉज करते हैं। पहले बताया था हमारे पास ये डायरिया वगैरह, टीबी, ठीक है, जिसको हम ट्यूबर सेलुलस भी कहते हैं, ट्यूबर सेलुलस। अच्छा, उसके बाद टीबी वगैरह, डायरिया, ये बीमारियाँ कौन काज करता है, बैक्टीरिया ही काज करते हैं, और कोई नहीं काज करता, ठीक है, बैक्टीरिया ही काज करते हैं। मैनी बैक्टीरिया और बेनिफिशियल, भाई ज़रूरी नहीं है हमें डिजीजेस ही काज करते हैं, कुछ बेनिफिशियल भी होते हैं, कुछ अच्छे भी होते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से बेनिफिशियल, इस तरीके से होते हैं कि डिकम्पोजर्स बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया इस तरीके से बेनिफिशियल हुए ना, ये डिकम्पोजर्स हैं। डिकम्पोजर क्या होते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं चीज़ों की। तोड़ फोड़ करने का मतलब क्या, उसको रिसाइकल करते हैं। प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, जो हमारे पास न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनकी रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग क्या होता है कि ऐसे एक चीज़ है ना, उसको हम कहते हैं, रीज का मतलब ही क्या होता है, दोबारा, ठीक है। कोई भी चीज़ है उसको बार बार रिसाइकल करना, आपने एक बार यूज़ किया उसको फिर यूज़ करें। ये जो आप पेपर, ये जो हम अपना पेपर करते हैं, जब वो रद्दी वाला इसको लेके जाता है, उसके बाद क्या होता है, एक पेपर इतना जो नीट पेज होता है वो बाद में रफ पेज की फॉर्म में जो आपको रजिस्टर मिल रही होती है ना, रफ, जिसको आप रफ रजिस्टर भी कहते हैं, रफ पेजेस भी होते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि वो हमारे पास रिसाइकल हुए भी होते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया भी चीज़ों को डिकम्पोज करता है, तोड़ फोड़ करता है, फिर क्या होता है, रिसाइकलिंग होती है। और बेसिकली इस लाइन का मतलब यह है कि हमारे पास ना कुछ प्लांट्स की जड़ के अंदर एक बैक्टीरिया पाया जाता है, उसको हम कहते हैं राइजोमियम, राइजोमियम कहते हैं उसको, ठीक है। वो क्या करते हैं, वो पौधे को जड़ से नाइट्रोजन देते हैं। आपको पता है पौधे को नाइट्रोजन की बड़ी ज़रूरत होती है। आप कहती हो, आपके माइंड में वैसे ये भी बात शायद आई हो, बट बता देती हूँ, कभी आपके माइंड में ये बात आए कि हमारी एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है। भाई पौधा वहाँ से क्यों नहीं ले लेता, ज़रूरी है कि उसको बैक्टीरिया की ज़रूरत पड़े, राइजोमियम की ज़रूरत पड़े, और वो उसका न्यूट्रिएंट साइकिल को बेहतर करे। जी बिल्कुल, जो एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन होती है वो पौधा डायरेक्ट नहीं ले सकता,
ठीक है। वो पौधा डायरेक्ट ऐसे 78% नाइट्रोजन ऐसे नहीं ले सकता, नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं ले सकता। तो फिर ये बैक्टीरिया हेल्पफुल करते हैं उसको ज़मीन से देते हैं, ठीक है, ब्रेक डाउन करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं अंदर एलिमेंट्स के, न्यूट्रिएंट्स के, और बदले में उनको देते हैं। तो ये इस तरीके से न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में बेनिफिट हमारे पास बेनिफिशियल होते हैं। तो ये था हमारा टॉपिक डोमेन बैक्टीरिया। ज़रा अब इसको समराइज़ करते हैं ईजी वर्ड्स के अंदर। क्या पढ़ा हमने इस टॉपिक के अंदर? तो ये थे कि सर आ गया डोमेन बैक्टीरिया। सबसे पहले हमने इसमें बात की थी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया की। वहीं पे आपको बता दिया था कि ये प्लांट लाइक होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, इसीलिए हम इनको प्लांट लाइक कहते हैं। साइनो का मतलब होता है ब्लू, बैक्टीरिया का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्लू कलर इसका होने की वजह से इसको ब्लू ग्रीन एल्जी भी कहते थे, बट एल्जी नहीं होता। यहाँ पे देखा ना, डोमेन बैक्टीरिया में पढ़े, ये बैक्टीरिया ही होता है। ये लोगों का ना बहुत पहले का कॉन्सेप्ट था भाई, ये ब्लू ग्रीन एल्जी अब भी ख़त्म हो गया, बहुत टाइम से ख़त्म हो गया। आपके पत्नी आगे बुक्स में अगर आप सेकंड ईयर तक बायो पढ़ें तो वहाँ पे क्लियर भी हो जाएगा, बट यहीं पे क्लियर है कि ये एल्जी नहीं है, ये बैक्टीरिया है। लोगों का ध्यान था ब्लू कलर होने की वजह से भाई ब्लू ग्रीन एल्जी मान लेते थे। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं। उस टॉपिक में बताया था वो भी प्रोकैरियोट्स होते हैं, जो हमारे पास डोमेन यूकैरिया उस वाले थे, डोमेन आर्किया वाले थे। और अब हमने जब डोमेन बैक्टीरिया की बात की तो ये भी प्रोकैरियोट्स होते हैं। इसकी सेल वाल पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है, उसकी सेल वाल किसकी होती थी? पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन की होती थी। वो ये फाउंड होते हैं ऑल इन्वायरमेंट में, सॉइल, वाटर, एयर वगैरह में। जबकि वो जो थे वो पाए जाते थे जस्ट, वो भी हमारे पास सॉइल वगैरह पाए जाते थे, लेकिन उनके लिए ना थोड़ी सेल मेम्ब्रेन का वहाँ पे जिक्र आया था। जब मैंने आपको बताया था वो लिपिड्स की बनी होती है। उसके साथ साथ वहाँ पे आपको ये भी बताया था कि उनका जो हार्श एनवायरनमेंट से उनको थोड़ा प्रोटेक्ट करती है, यही उसका यूनिक करैक्टर था उनका। हार्श एनवायरनमेंट भी आपको अच्छे से बता कर आई हूँ बार बार। एसिडिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, साल्टी लेक्स हो गई, उसके साथ साथ हमारे पास हॉट स्प्रिंग्स हो गए। ये यूनिसेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर वो भी होते हैं। जितने भी बैक्टीरिया सारे यूनिसेलुलर होते हैं, सारों में एक सेल होता है। ये लिव जो है ना, इनकी जो लोकेशन है ना थोड़ी सी वो है, ये सोलिटरी का मतलब होता है तन्हा, अकेले भी रहते हैं, या फिर ये चेन्स, क्लस्टर्स और कॉलोनीज की फॉर्म में भी रहते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करते हैं, वैसे फोटोसिंथेसिस वो भी करते थे, बट वो हमें ऑक्सीजन नहीं देते थे। ठीक है, ये क्यों करते हैं फोटोसिंथेसिस? क्लोरोफिल की वजह से। उसके साथ वहाँ पे ये भी था कि ये हेटरोट्रोफिक भी होते हैं, लेकिन फोटोसिंथेसिस भी करते हैं बिकॉज ऑफ ड्यू टू क्लोरोफिल। उसके किंगडम को नाम दिया गया किंगडम यू बैक्टीरिया, उसके किंगडम को नाम दिया गया था किंगडम अर्ची बैक्टीरिया। अच्छा, उसमें से फिर आप लोगों ने ये देखा कि कुछ जो है वो डिजीज़ काज करते हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी होते हैं। ठीक है, यहाँ पे ज़रा इस तरीके से देखिएगा, थोड़ा वो हो रहा है। ठीक है, कुछ जो हमारे पास होते हैं वो डिजीज़ काज करते हैं, कुछ जो होते हैं वो हमारे पास बेनिफिशियल भी होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि ये डिकम्पोजिंग में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। किस तरीके से? ब्रेक डाउन के लिए। यहाँ मैंने लिखा भी है, डिकम्पोजर का मतलब भी होता है ब्रेक डाउन। जब कभी आए आगे किसी चैप्टर में आए डिकम्पोजर का लफ्ज़, बस समझ लीजिएगा बस यहाँ पे तोड़ फोड़ होनी है, तोड़ फोड़ होनी है, ब्रेक डाउन होनी है। किसकी? न्यूट्रिएंट्स की, और किसी चीज़ की नहीं। फॉर न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, न्यूट्रिएंट्स को जब रिसाइकल करना हो तो वहाँ पे ब्रेक डाउन होती है। अच्छा, उसके बाद यही था इस सारे टॉपिक के अंदर। तो इतना आसान सा था, उस टॉपिक से रिलेट करके बताया। दोनों को रिलेट करके ऐसे पढ़िएगा, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, 5-10 मिनट का काम है। यहाँ से सुनने के बाद आप इसको एक बार देखेंगे, बस इंशाल्लाह सारा कुछ हलवा बन जाएगा, रस मलाई खीर सब कुछ बन जाएगा, स्वीट्स, और आपको अच्छे से याद हो जाएगा। लास्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आ जाते हैं, लेकिन उससे पहले क्या है कि हमारे डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, जिसमें आपका मैथ्स है, कंप्यूटर है, इस्लामियात है, उर्दू है, आपका फिज़िक्स है। हर सब्जेक्ट जो हमारे पास न्यू सिलेबस आया हुआ है। तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि क्या हो कि आपको हर नई आने वाली वीडियो पता चलती रहे और आपका इसी तरीके से फ़ायदा होता रहे, क्योंकि डिफरेंट टीचर्स जो हैं वो डिफरेंट लेक्चर्स अपलोड होते रहते हैं डेली बेसिस पर, और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए। अब हम चलते हैं सर अपने पॉइंट नंबर 3 की तरफ, विच इज़ डोमेन यूकैरिया। जी बिल्कुल, डोमेन यूकैरिया विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द प्रीवियस 2 डोमेन्स विच वी स्टडी फर्स्ट, विच वन इज़ डोमेन बैक्टीरिया एंड द अदर वन इज़ डोमेन आर्किया। डोमेन बैक्टीरिया, डोमेन आर्किया, ठीक है, 2 अभी तक डिस्कस की हैं, डोमेन बैक्टीरिया और डोमेन आर्किया। ये दोनों से थोड़ा सा डिफरेंट होते हैं यूकैरिया। कैसे डिफरेंट होते हैं? छोटा सा पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है। ये प्रोकैरियोट्स है भाई, ये यूकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स पी से पुराने हो गए, पिछले हो गए, निकाल दो, नए को ले आओ, यूकैरिया है। कैसे? कि द डोमेन इंक्लूड्स आर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यहीं पे तो फ़र्क आ गया ना, वो जस्ट यूनिसेलुलर थे। मैंने आपको पहले बताया कि जब बैक्टीरिया की बात हो, बस 2 बातें याद रखनी है, ये कभी भी नहीं भूलनी, कभी भी नहीं भूलनी, किसी लेवल पे भी नहीं भूलनी। बैक्टीरिया की बात जब भी हो, हमेशा यूनिसेलुलर होते हैं, हमेशा प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये यूनिसेलुलर तो होते हैं, बट साथ में मल्टीसेलुलर भी होते हैं, और साथ में क्या होते हैं? यूकैरियोट्स होते हैं। दे हैव कॉम्प्लेक्स यूकैरियोटिक सेल्स। इनके पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स का मतलब ही क्या होता है हमारे पास? पेचीदा, मुश्किल यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं। यूकैरियोटिक का मतलब क्या क्या हुआ वैसे? यहाँ पर थोड़ा सा बताऊँ, आप लोगों को बता देती हूँ, चलें कोई मसला नहीं। यूकैरियोटिक का मतलब हुआ इनमें न्यूक्लियस होता है। यही फ़र्क है ना प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में। प्रोकैरियोट्स मैंने पहले बताया था न्यूक्लियस नहीं होता, इनमें न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस कितना अहम रोल प्ले करता है, पूरे सेल को ऐसे अपने कंट्रोल में रखता है, जैसे हमारे ब्रेन ने में कंट्रोल में रखा हुआ है। हर अच्छी चीज़, हर बुरी चीज़, हर नई चीज़, हर पुरानी चीज़, हर काम, हर चीज़, उठना बैठना, सब, सोना खाना पीना, हमारे दिमाग ही हमारी हेल्पफुल करता है ना। ठीक है, जिनमें दिमाग नहीं होता उनका हाल आप देखते हैं, वो पागल वगैरह सड़कों पे
किस तरीके से तबाही उन्होंने उधम मचाया हुआ होता है। तो इस तरीके से तो इसमें क्या है, कसूर उनका भी नहीं होता, उनका दिमाग उनका साथ नहीं देता। इनमें भी क्या है कि न्यूक्लियस नहीं होता, तो इसलिए तो इनको बस वहीं पे रिजेक्ट कर दिया गया। पुरानी हो गया ना, नई चीज़ों को लेके आए हैं। यूकैरिया की बात कर रहे हैं हम लोग। सेल्स विद न्यूक्लियस एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, वही बात आई ना, इनमें न्यूक्लियस होता है। वहाँ पे तो कहीं पे ये बात नहीं आई थी उनमें न्यूक्लियस होता है, बट यहाँ पे होता है। शुरू में ही बताया था यूकैरिया में न्यूक्लियस होता है। और मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स जो आपका अगला चैप्टर है ना सेल वाला, उसमें आप देखेंगे, डिटेल में देखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ यूर दिस 9th क्लास। तो अगर हम देखें ना मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स, तो थोड़ा सा बता देती हूँ भाई कौन सी होती हैं। गोल्जी अपरेटस, ठीक है। उसके बाद आप लोगों के पास आ गया न्यूक्लियस, ठीक है। ये सारी जो है ना हमारे पास ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं, ठीक है। प्लास्टिड वगैरह ये सारी जो होती हैं ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स होती हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें ना, वैसे कुछ मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं भी होती, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम वगैरह, ठीक है, वैक्यूल वगैरह, ये मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होते। इनमें कोई एक मेम्ब्रेन बॉन्डेड का मतलब है दो मेम्ब्रेन, ठीक है। न्यूक्लियस में दो, उसके अलावा सेल मेम्ब्रेन में दो, ये जो कुछ हमारे पास चीज़ें होती हैं ना, प्लास्टिड में दो, गोल्जी अपरेटस में दो दो होती हैं इस तरीके से लिए, इसलिए हम इसको कहते हैं मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। एक ऑर्गेनेली तो है, बट उसको उसके ऊपर एक और मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेल वाल और सेल मेम्ब्रेन दो लेयर्स होती हैं ना, इस तरीके से इनकी भी दो होती हैं। देयर डोमेन कंटेन्स किंगडम, इस डोमेन में बहुत सारे किंगडम्स आते हैं। किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया। किंगडम प्रोटिस्टा वही जिसमें हमने एल्गी वगैरह को रखा था, जो किसी में भी फिट नहीं हो रहा था, वो शुरू में पढ़ा था। अच्छा, उसके बाद आ गया फंजाई, जिसमें मशरूम वगैरह आती है। प्लांट्स, जिसमें प्लांट्स आते हैं। एनिमिलिया, जिसमें एनिमल्स वगैरह आते हैं। तो चलो भाई इसको जरा समराइज़ करते हैं, क्या पढ़ा हमने। डोमेन यूकैरिया में जस्ट यूकैरियोट्स इसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है। ये यूनिसेलुलर भी होते हैं, एक सेल पर भी मुश्तमिल होते हैं, मल्टी सेलुलर भी होते हैं, मतलब बहुत सारे सेल्स पर भी मुश्तमिल होते हैं। ये देखा ना, एक सेल में इस तरह के कहीं बना दूँ, मतलब ये 2 3 4 5, तो वो बहुत सारे सेल्स बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इनमें न्यूक्लियस भी होता है, इसमें इसमें न्यूक्लियस भी होता है। इसमें हमारे पास क्या होता है, साथ में मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स भी होती हैं वो हमारे पास। उसके बाद हमने इसमें 4 किंगडम देखे, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें उसमें तो हम जस्ट नाम दे रहे थे ना, हमारे पास जैसे हमने पहले भी कहा कि हमारे पास क्या होता है कि किंगडम, हमने उसको किंगडम आर्चिया का कहा, किंगडम हमने बैक्टीरिया का, लेकिन इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं किंगडम प्लांटी, किंगडम एनिमिलिया, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। 4 किंगडम आते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर भी होता है ख़त्म। इसके साथ आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इससे क्या होगा कि आप सिर्फ जस्ट सब्सक्राइब करेंगे, लेकिन मुझे खुशी होगी, अच्छा लगेगा कि मेरी इतनी मेहनत की और रिज़ल्ट भी मुझे अच्छा मिला है। और इसी तरीके से आप इसको समझिएगा, अच्छे से याद कीजिएगा। थैंक्स यू सो मच फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़। नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स यू सो मच।